नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। हाँ। और आज इसी कड़ी में हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मन्नू भंडारी जी का लिखा महाभोज। महाभोज ये पहली बार 1979 में पब्लिश हुआ था और इसे सिर्फ एक उपन्यास कहना मतलब शायद इसकी आवाज को कम आंकना होगा। हाँ, ये असल में एक बहुत ही तीखा बेबाक राजनीतिक व्यंग्य है। बिल्कुल, और जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। सही कहा। ये उन किताबों में से है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि शायद और साफ नजर आने लगती हैं। ये उपन्यास भारत के जो सत्ता के ढांचे हैं, हमारी राजनीति के अंदर की परतें हैं ना, उनको जैसे उधेड़ कर रख देता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आदर्शवाद, नैतिकता, न्याय, ये सारी बातें अक्सर कैसे पीछे छूट जाती हैं। और उनकी जगह कौन ले लेता है? व्यक्तिगत लालच, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और गहरा भ्रष्टाचार। हाँ, बिल्कुल। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. कहानी की शुरुआत होती है सरोहा गांव के बाहरी इलाके से। वहां एक दलित युवक है, बिसु या विश्वेश्वर, उसकी लाश मिलती है। अच्छा। पहली नजर में लगता है कि चलो एक दुखद घटना है, शायद एक और अनसुलझा केस बन के रह जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी ये साफ हो जाता है कि ये मौत इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। और यहीं से मतलब असल खेल शुरू होता है ना। हाँ बिल्कुल। ये मौत फिर सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक मोहरा, राजनीतिक दलों के लिए, सत्ता के दलालों के लिए, यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी, और जैसा जिसका इस्तेमाल हर कोई अपने मतलब के लिए करना चाहता है। हाँ, एक व्यक्ति की ट्रेजेडी से ज्यादा वो एक पॉलिटिकल मौका बन जाती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स, पत्रकार और वो लोग जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन उनका मकसद क्या बिसु को न्याय दिलाना होता है? शायद कम। हाँ, वो कम लगता है। ज्यादा ये लगता है कि इस घटना से अपने अपने राजनीतिक समीकरण कैसे साधे जाएं। और फिर हर कोई सच्चाई को अपने हिसाब से तोड़ता मड़ोड़ता है, अपना अपना नैरेटिव बनाता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प भी है और परेशान करने वाला भी कि सच कैसे पीछे छूट जाता है। हाँ। फिर महत्व इस बात का नहीं रह जाता कि बिसु के साथ असल में हुआ क्या था। नहीं, महत्व इस बात का हो जाता है कि उसकी मौत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वोट बैंक बनाने के लिए, या विरोधी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, या फिर अपनी इमेज चमकाने के लिए। और जो न्याय की लड़ाई थी वो कब हेर फेर, झूठ और मौके परस्ती के एक भयानक भोज में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। हाँ, और शायद इसीलिए इस नॉवल का टाइटल महाभोज इतना सटीक है। बिल्कुल, ये एक ऐसा भोज है जहां इंसानी पीड़ा, सच, सबकी बलि चढ़ाई जा रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में कई गहरे और परेशान करने वाले थीम्स उभर कर सामने आते हैं। हाँ, जैसे ये उपन्यास हमारे लोकतंत्र पर ही सवाल उठाता है, उसके खोखलेपन पर। ये दिखाता है कि कैसे जो हाशिए पर लोग हैं, गरीब हैं, उनका शोषण जैसे सिस्टम का हिस्सा बन गया है। और साथ ही ये हमारी संस्थाओं का, पुलिस, प्रशासन, मीडिया, इनका जो नैतिक पतन हुआ है, उसकी भी एक डरावनी तस्वीर खींचता है। ये किताब बहुत बेरहमी से दिखाती है कि सत्ता का हर महाभोज, सत्ता का हर बड़ा खेल, हर बड़ा इवेंट, वो कहीं ना कहीं आम लोगों की भूख पर, उनकी लाचारी पर, हाँ, उनकी अनदेखी पर ही टिका होता है। कैसे पावर, करप्शन और अवसरवादिता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सब खुराक कहाँ से पाते हैं? गरीबों की, वंचितों की पीड़ा से। जैसे किसी लाश पर गिद्ध मंडरा रहे हों। हाँ, कुछ वैसा ही। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए जैसा आपने कहा भी, ये सिर्फ बिसु की मौत की कहानी नहीं है, ये एक मरते हुए ज़मीर की कहानी है। हाँ, समाज की जो कलेक्टिव चेतना है, सही गलत की पहचान है, वो कैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कैसे हम त्रासदियों के प्रति इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं। ये उपन्यास उसकी एक गवाही है। ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है, ये हमारे समय का एक दस्तावेज जैसा है। और इस शक्तिशाली, हमें बेचैन कर देने वाले उपन्यास को रचा है इसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी ने। उनके बारे में थोड़ी बात करना तो बनता है। जरूर।
मन्नू भंडारी जी, उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को हुआ था, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। अच्छा। एक दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता श्री सुख संपत राय, वो खुद भी लेखक थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी। तो कह सकते हैं कि लिखने का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। लेकिन उन्होंने अपनी एक बिल्कुल अलग, अपनी खास पहचान बनाई। बिल्कुल। उन्होंने कालकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। और फिर उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि एकेडमिक्स में भी बहुत काम किया। कई सालों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाया। जी हाँ, मिरांडा हाउस में हिंदी साहित्य पढ़ाया और बाद में वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, जो प्रेमचंद सृजन पीठ बनी, उसकी अध्यक्ष भी रहीं। तो उनका जीवन साहित्य और शिक्षा दोनों को समर्पित रहा। हाँ, और उनका व्यक्तित्व भी, जैसा सुनने में आता है, उनके लेखन की तरह ही सरल लेकिन बहुत दृढ़ था। महाभोज तो है ही, लेकिन उनकी शायद सबसे ज्यादा चर्चित और पढ़ी जाने वाली किताब आपका बंटी है। हाँ, आपका बंटी, वो तलाकशुदा माता पिता के बच्चे की कहानी, उसने तो हिंदी साहित्य में एक नई बहस ही छेड़ दी थी उस समय। बिल्कुल। और उन्होंने अपने पति, जो खुद बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, राजेंद्र यादव जी, उनके साथ मिलकर 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा। का वो भी बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट था लिटरेचर में। उनका एक और फेमस उपन्यास स्वामी है। और उनके कहानियों का संग्रह, वो तो हिंदी साहित्य की धरोहर है। हाँ, जैसे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है। यही सच है, जिस पर बासु चटर्जी ने रजनीगंधा फिल्म बनाई थी। जी हाँ, वही। फिर त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये सारे संग्रह उनकी कहानी कहने की जो कमाल की क्षमता है उसे दिखाते हैं। और उनकी आत्मकथा, एक कहानी ये भी, जिसे वो अपनी लेखकीय आत्मकथा कहती थी। हाँ, वो उनके जीवन और उनकी राइटिंग जर्नी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ किताबें लिखी। मन्नू भंडारी जी का नाम अक्सर नई कहानी आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। ये क्या था और इसमें उनका क्या रोल था, इस पर थोड़ी बात करें। हाँ, जरूर। मन्नू भंडारी जी को नई कहानी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में गिना जाता है। ये मोटे तौर पर 1950 और 60 के दशक का एक लिटरेरी मूवमेंट था हिंदी में। हाँ, इसमें निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद का भारत जो था, वो कई तरह के मोह भंग से गुजर रहा था। नए बदलाव आ रहे थे, नई चुनौतियां थीं। शहर बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थीं, जॉइंट फैमिली टूट रही थीं, मिडिल क्लास बढ़ रहा था। और इन बदलावों से समाज में नई तरह की चिंताएं पैदा हो रही थी, नए रिश्ते बन रहे थे, नैतिक दुविधाएं सामने आ रही थी। नई कहानी ने इन्हीं सच्चाइयों को, इसी यथार्थ को पकड़ने की कोशिश की। हाँ, ये आंदोलन पिछली पीढ़ी का जो आदर्शवाद था, या जो ज्यादातर गांव पर फोकस रहता था, उसे थोड़ा अलग हटा। इसने शहरी मध्य वर्ग के जीवन पर ज्यादा ध्यान दिया, उनकी उलझनें, उनका अकेलापन, रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज। व्यक्ति के अंदर का जो संघर्ष है, उस पर फोकस किया। भाषा भी ज्यादा सहज, ज्यादा यथार्थ के करीब लाने की कोशिश की गई। और मन्नू भंडारी थी कहानियों में ये शहरी मध्यम वर्गीय यथार्थ और खासकर महिलाओं का बदलता जीवन, ये बहुत साफ दिखता है। बिल्कुल। और यहीं पर मन्नू भंडारी का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान सामने आता है, महिलाओं का चित्रण। हाँ, ये बहुत अहम है। भंडारी जी उन लेखिकाओं में सबसे आगे थीं जिन्होंने हिंदी साहित्य में महिलाओं को एक नई पहचान दी, स्वतंत्र, सोचने समझने वाली इंटेलेक्चुअल पहचान। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ माँ, बेटी, पत्नी की जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं उनमें बांधकर नहीं रखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उन्हें ऐसे व्यक्तियों के रूप में पेश किया जो सोचते हैं, समझते हैं, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी कहानियों की जो विषय होते थे वो अक्सर लैंगिक असमानता, पुरुषों के दबदबे वाले समाज में महिलाओं की स्फीति। जो वर्किंग वुमेन थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उनके सामने जो नई चुनौतियां आ रही थीं, उनके अंदर की जो द्वंद्व थे, उनसे जुड़े होते थे। और वे उन संघर्षों पर भी बहुत बेबाकी से लिखती थीं जिनका सामना औरतें करती रही हैं। चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, इमोशनल या मेंटल प्रेशर हो, या फिर आर्थिक निर्भरता हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपने महिला किरदारों को सिर्फ विक्टिम की तरह नहीं दिखाती। नहीं। हाँ, वो संघर्ष करती हैं, वे टूटती भी हैं कई बार, लेकिन उनमें एक लड़ने की भावना होती है, अपनी पहचान बनाए रखने की एक जद्दोजहद होती है। वो पुरानी सोच को चैलेंज करती हैं और नई महिला की एक जटिल लेकिन मजबूत तस्वीर पेश करती हैं। उनके किरदार अपनी जगह बनाने के लिए लड़ते हैं। और यही उनके लेखन को आज भी इतना रेलेवेंट बनाता है। अच्छा, अब वापस महाभोज पर आते हैं। इसकी जो लिखने की शैली है, जो टोन है, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो जैसा हमने शुरू में कहा था, उपन्यास की शैली बहुत तीक्ष्ण है, सपाट बयानी वाली है
और यथार्थवादी है। कोई लाग लपेट नहीं है उसमें। कोई सजावट नहीं। ये पाठक को सीधे मुद्दे के दिल में ले जाती है। भंडारी जी किसी भी तरह का लिहाज नहीं करती, मतलब वो सच दिखाते हुए बहुत निर्मम हो सकती हैं। हाँ, मुझे लगता है निर्मम शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। वे बहुत सटीकता से लिखती हैं और एक तरह का इमोशनल कंट्रोल रहता है लेखन में। हाँ, पात्रों के डायलॉग्स, सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन, सब कुछ बहुत कसा हुआ है। उसमें एक दबा हुआ गुस्सा है, एक आक्रोश महसूस होता है, लेकिन उसे बहुत शार्प सटायर के साथ बैलेंस किया गया है। भाषा सीधी है, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी है। उसमें कोई भावुकता का ओवरफ्लो नहीं है। नहीं, बल्कि जो स्थितियां हैं उनकी भयावहता ही पाठक को झंझोड़ देती है। और शायद यही सीधी, सपाट, निर्मम शैली ही इस उपन्यास को इतना पावरफुल बनाती है। ये पाठक को किसी भ्रम में नहीं रखती। नहीं, ये राजनीति की जो बदसूरत सच्चाई है उसे बिना किसी पर्दे के सामने रख देती है। और इसी वजह से ये उपन्यास आज, मतलब 40 साल से भी ज्यादा हो गए, आज भी इतना प्रासंगिक लगता है। ये सवाल तो मन में आता ही है कि भाई 1979 में लिखा गया उपन्यास आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? शायद इसलिए कि जो तस्वीर ये उस समय की राजनीति और समाज की खींचता है वो हमें आज भी बहुत जानी पहचानी लगती है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे लोगों की निजी जिंदगी, उनकी त्रासदियां वो राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज बन जाती हैं। कैसे मीडिया ट्रायल होते हैं, कैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, ये सब आज भी हो रहा है। बिल्कुल। एक समीक्षक ने तो इसे सीधे सीधे आज का आईना कहा है। हाँ, उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से देश में जो अन्याय, बेईमानी और सत्ता के गलत इस्तेमाल का जो सिलसिला चला है वो रुका नहीं है। शायद उसके रूप बदलते गए हैं बस। हाँ, और मन्नू भंडारी ने इसी नब्ज को बहुत पहले पकड़ लिया था और उसे बड़ी सहजता लेकिन गहरे अर्थों के साथ इस उपन्यास में उतार दिया था। और ये हमें आज भी अपने आसपास घटता हुआ दिखता है। पाठकों के रिएक्शन भी यही बताते हैं। एक पाठक की प्रतिक्रिया का जिक्र है जो कहते हैं कि लेखिका एक आम हाशिए पर पड़े आदमी की हत्या जैसी रोजमर्रा की लगने वाली घटना के चारों ओर सत्ता का जो पूरा इकोसिस्टम है, राजनेता, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और समाज के इज्जतदार गुंडे, उन सबका एक जाल बुन देती हैं। अद्भुत। उसी पाठक ने ये भी कहा कि ये उपन्यास पढ़ते हुए एक कड़वी हंसी भी आती है। अच्छा, कैसे? ऐसा लगता है जैसे हम उस सर्कस को देख रहे हैं जिसे लोकतंत्र कहते हैं, और रोज जो टीवी पर या अखबारों में मूर्खता भरी बयानबाजी परोसी जाती है, उसके पीछे की असली नंगी राजनीति को देख पा रहे हो। तो ये व्यंग हंसाता कम है, चुभता ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। एक और समीक्षा में एक बहुत ही दिलचस्प बात उठाई गई है। उसमें कहा गया है कि कहानी कई जगहों पर जानबूझकर कुछ सिरे अधूरे छोड़ देती है या फिर दूसरा पक्ष पूरी तरह सामने नहीं लाती। हाँ, और ये मुझे लगता है उपन्यास की एक बड़ी खूबी है। हाँ, ये अधूरापन, ये जो थोड़ी अस्पष्टता है, ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें रेडीमेड जवाब नहीं देती, बल्कि सवाल उठाने के लिए उकसाती है। ये पाठक को सिर्फ कहानी सुनने वाला नहीं बने रहने देती, बल्कि उसे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाती है जो अपने तरीके से चीजों को समझने और जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे लेखिका पाठक के विवेक पर भरोसा कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो महाभोज सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हिंदी साहित्य की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजनीतिक टिप्पणियों में से एक माना जाना चाहिए। ये क्लासिक है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे इंसानी पीड़ा और त्रासदी को पॉलिटिकल कैपिटल में बदला जा सकता है। कैसे किसी का दुख किसी और के लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाता है। और ये उस चुप्पी की कीमत पर भी सवाल उठाता है। जब समाज अन्याय होते देखता है और चुप रहता है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये उन बुनियादी सवालों को हमारे सामने फिर से खड़ा करता है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 1979 में थे। लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? क्या न्याय सिर्फ ताकतवर के लिए है? सत्ता के इस बड़े और जटिल खेल में आम आदमी की जगह कहाँ है? क्या उसकी आवाज का कोई मोल है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका सामना शायद हर पीढ़ी को करना पड़ता है। हाँ, हर समाज को अपने अपने तरीके से। महाभोज हमें इन सवालों से नजरें चुराने नहीं देता, बल्कि उनका सामना करने के लिए मजबूर करता है। और शायद यही एक महान साहित्य का काम होता है। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी सत्ता का महाभोज उसी तरह जारी है? बस शायद किरदार और तरीके कुछ बदल गए हों। ये सोचने वाली बात है। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो कृपया शेयरिंग स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें सपोर्ट करने पर विचार करें। और ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है। ये एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं।
और हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान भी चला रहे हैं। जी, जिसके माध्यम से हम भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं। हाँ, इससे हमें और ऐसी महत्वपूर्ण किताबों पर बात करने की प्रेरणा मिलती है। और हम सभी सुनने वालों से आग्रह करते हैं कि वे इस अद्भुत और विचार जगाने वाली किताब महाभोज को खरीदें और जरूर पढ़ें। इसे खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वाकई एक ऐसी किताब है जो आपके सोचने के तरीके पर असर डाल सकती है। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि भारतीय लेखकों की लिखी आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके सुझावों और विचारों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब की कहानी और उसकी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।